नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 8 के आधुनिक भारत का अगले कड़ी में हम लोग हैं, जो ये आपको किसी एग्ज़ाम में सहयोग करेगा, जो ये आने वाले एग्ज़ाम में विशेषकर से TRE 4 और TRE 4 के लिए साथ साथ AEDO, साथ साथ स्टेट और 72 BPSC और हाल ही में दरोगा का एक वैकेंसी आया है, दरोगा वैकेंसी आया है, उसमें भी ये आपको काम आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मैं सबको शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं, यह कथन किसका है? मतलब यह कथन किसका है कहने का मतलब है एनसीईआरटी के कक्षा 8 के क्लास में ये एक स्टेटमेंट है। तो देखिए इसमें तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कॉर्नवालिस, डलहौजी, एडमंड बर्के और वेलेस्ली। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एडमंड बर्के। क्या होगा? एडमंड बर्के। इन्होंने जब वॉरेन हेस्टिंग्स कलकत्ता से जब शासन करके, बंगाल शासन करके इंग्लैंड गया, तो वहां पे उसको चला क्या महाभियोग लगाया गया। और यही व्यक्ति है महाभियोग लगाने वाला। और ये कह रहा था कि आप बंगाल में शासन सही से नहीं किए हैं और बंगाल के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक, हर एक जनता के तरफ से हम आप पे क्या लगा रहे हैं? महाभियोग लगा रहे हैं। तो यही कथन इसका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक कहलाती है? क्या कहलाती है? जो पैदल सिपाही थे उसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला मैचलॉक, दूसरा है मस्केट, तीसरा है राइफल और चौथा क्या है? AK-47। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मस्केट। क्या है? ये मस्केट है। सब एनसीईआरटी के बुक से सब लिया गया, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच लॉक क्या है? क्या है? मैच लॉक क्या है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। अगला ऑप्शन है एक राइफल जो दूर से निशाना लगा सकती थी। तीसरा ऑप्शन है एक दूरबीन जो दूर तक देखती थी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह एक का आंसर होगा, इसके शुरुआती दौर की एक बंदूक है जिसमें बारूद को जलाने के लिए माचिस से चिंगारी दी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता, कहाँ पे? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ पे? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पहले मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन देखते हैं जॉन साइमन, दूसरा ऑप्शन देखते हैं जॉन लॉक, तीसरा है एलिजा इम्पे और चौथा है जॉन डनबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एलिजा इम्पे। ये देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप डैश प्रतिशत भूभाग और डैश प्रतिशत आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 63% भूभाग और 78% आबादी। दूसरा ऑप्शन है 65% भूभाग और 35% आबादी। तीसरा ऑप्शन है 50% भूभाग और 50% आबादी। और अगला ऑप्शन है 60% भूभाग और 40% आबादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 63% भूभाग और 78% आबादी पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया था। कब तक? यह हो गया था 1857 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को कब दीवानी अधिकार सौंप दी? दीवानी अधिकार कहने का मतलब राजस्व का अधिकार उसको सौंप दिया। तो ये बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि के तहत दिया गया था। तो दिया गया, ऑप्शन देखते हैं 12 अप्रैल 1765, दूसरा ऑप्शन देखते हैं 12 मई 1765, तीसरा ऑप्शन देखते हैं 12 जून 1765 और चौथा ऑप्शन है 12 अगस्त 1765। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 अगस्त 1765 को ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है, मिलान कर सही जौरब बनाए। मिलान करना है, इस पे देखना है, मिलान करना है। चलिए देखते हैं। पहला है शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर किसको कहा जाता है? तो जानते हैं आप लोग, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। किसको? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। तो एक का हो जाएगा ख, दूसरा सिपाही। तो एक सिपाही से, इस सिपोय से बना है सिपाही। कैसे बना है? सिपोय से बना है सिपाही। तो इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? दो का हो जाएगा। और रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा का मतलब था ये कित्तूर में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व की थी। कौन? रानी चेन्नम्मा। तो इसका हो जाएगा 3 का हो जाएगा घ। और वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है वारेन हेस्टिंग्स।
सॉरी, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का भी कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स ही बनता है। ठीक है, तो देखिए चलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन देखते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, क्या हो जाएगा इसका? एक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी 1784 में। तो ऑप्शन देखते हैं विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस और चौथा ऑप्शन है डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। क्या? विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 1770 में बंगाल में पड़े अकाल ने कितने करोड़ लोगों को निगल लिया? 1770 में जब अकाल पड़ा था बंगाल में, क्योंकि ये ब्रिटिश नीति का ही परिणाम था अकाल, तो उसने कितने करोड़ लोगों का निगल लिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 50 लाख, 1 करोड़, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 1.5 लाख और चौथा ऑप्शन है 2 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को, वो 1 करोड़ लोग उस समय मर गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, जिसमें एक तरफ ब्रिटिश का शासन, एक तरफ में एक ही ब्रिटिश का शासन और दूसरा वहाँ के जो नवाब का शासन। तो उसी को बोला गया दोहरी शासन व्यवस्था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार नवाब पे कंट्रोल कर रही थी इसीलिए। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है कॉर्नवालिस और चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में बंगाल में क्या लागू किया गया? दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल से दोहरी शासन व्यवस्था कब समाप्त कर दी गई? तो इसका ऑप्शन में कब समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन है 1766, दूसरा है 1772, तीसरा है 1775 और चौथा है 1784। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1772। जब बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बन के आता है तो उसने अपना मुखौटा उतारता है, चेहरा हटाता है, ब्रिटिश का मतलब बंगाल के जो नवाब रहते हैं उसको समाप्त साइड करता है, मतलब डायरेक्टली शासन अपने हाथ में लेता है। इसीलिए 1772 में क्या कर देता है? ये दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करके एकल शासन व्यवस्था अपनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 1784 में कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस क्या है? 1784 में कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना डैश ने की थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क्लाइव, दूसरा ऑप्शन है वेलेस्ट, तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस उस समय आया नहीं था, क्लाइव का शासन देखिए, टाइम देखिए, उस समय क्लाइव है वो होगा नहीं, वेलेस्ट भी नहीं होगा, और तो बच जाएगा कौन? बच जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी कब? 1784 में। अगला प्रश्न है मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। क्या है? मिलान कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देखना क्या है, पहला है बंगाल का प्रथम गवर्नर, दूसरा है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तीसरा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और चौथा है भारत का प्रथम वायसराय। तो मिलान करना है। देखिए ये सही सब सामने सामने मिला हुआ है, क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। और प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते तो कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत उसको बनाया गया था। और अगला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। ये 1833 के अधिनियम के तहत बना था। ठीक है, उसके बाद यह है भारत का प्रथम वायसराय, तो ये है लॉर्ड कैनिंग। 1858 में ये मतलब लॉर्ड कैनिंग ये बन गया था क्या? प्रथम वायसराय बन गया था। अंतिम प्रथम वायसराय बना था, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन हो जाएगा? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक क ख ग और घ, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। यह कथन किसका है? किसने कहा था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है H.D. कोलब्रुक, तीसरा है लॉर्ड एमहर्स्ट और चौथा है जॉन सोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा H.D. कोलब्रुक। यही कहा था बंगाल के बारे में, जो बंगाल के काश्तकार थे उसके बारे में ये कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसकी समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन है डलहौजी,
तीसरा ऑप्शन है वेलेजली, और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है कैनिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस ही है एकमात्र ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, भारत में हुई थी, और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी समाधि बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया जिसमें शामिल नहीं है। देखिए जिसमें क्या है लागू किया गया था, लेकिन विभिन्न क्षेत्र में लागू किया गया था लेकिन शामिल नहीं है। देखिए तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, बंगाल बिहार में लागू था, महाराष्ट्र पंजाब में लागू नहीं था, इसमें संयुक्त प्रांत उत्तरी कर्नाटक ये नहीं लागू था लेकिन बिहार और उड़ीसा में लागू था। उसके दूसरा देखते हैं, बंगाल बिहार संयुक्त प्रांत और उत्तरी कर्नाटक इन क्षेत्रों में लागू था, लेकिन इसका इस पर क्या हो जाएगा, पंजाब गुजरात केरल और असम इन क्षेत्रों में लागू नहीं था। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था, क्या है, जमींदारों के साथ किया गया लगान संबंधी समझौता था जो कुल ब्रिटिश भारत के कितना प्रतिशत था, तो ये था कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के 10% क्षेत्र पर लागू था। तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, 19%, 21%, 31% और 51%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त कुल ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के तहत कंपनी का हिस्सा 10% जबकि जमींदारों का हिस्सा 10% तय कर दिया गया। तो इसमें देखिए इस बंदोबस्त के तहत 3 पार्टिसिपेंट थे, 3 सहयोगी थे, जिसमें तीन क्या, तो इसमें एक तो हो जाएगा ब्रिटिश सरकार, दूसरा हो जाएगा जमींदार और तीसरा किसान। देखिए इसमें ब्रिटिश सरकार और जमींदारों का हिस्सा तय कर दिया गया, लेकिन किसानों को कितना प्रतिशत लगान देना है ये तय नहीं किया गया। इसी कारण से किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ, किसके द्वारा, जमींदारों के द्वारा अत्यधिक शोषण किया गया, क्योंकि जमींदारों को यह तय था कि हमको इतना प्रतिशत क्या देना है, किसको देना है, ब्रिटिश सरकार को देना है, बाकी यह तय नहीं था किसानों से कितना वसूलना है, इसीलिए किसानों का अत्यधिक शोषण किया गया था। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, 10/11 हिस्सा और 1/11 हिस्सा, दूसरा है 9/11 हिस्सा और 10/11 हिस्सा, तीसरा है 1/11 और 9/10, तीसरा है चौथा है 60% और 40%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10/11 और 1/11 हिस्सा, ये ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के बीच में तय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महल शब्द इंगित करता है, महल शब्द क्या इंगित करता है, तो देखते हैं भाई क्या है, एक राज दरबार जहां शासक वर्ग निवास करते हैं। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि लाइक से बहुत कम हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है, एक राज दरबार जहां शासक निवास करते थे। दूसरा ऑप्शन है, एक ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है। क्या है, महल एक राजस्व इकाई है, मतलब ब्रिटिश दस्तावेज में महल को एक क्या बना दिया गया, शब्द उसको दे दिया गया कि एक राजस्व का इकाई है। अगला है एक मुख्य मंदिर, अगला है एक भव्य विद्यालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक क्या है, राजस्व इकाई है। क्या है, राजस्व इकाई के तौर पे ब्रिटिश सरकार को इंगित किया है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 1773 के एक्ट के तहत, 1786 के एक्ट के तहत, तीसरा है 1793 के एक्ट के तहत या 1813 के एक्ट के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 के एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, और 1813 के अधिनियम में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, केवल चीन और चाय के व्यापार पर इसका व्यापार एकाधिकार बना रहता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो कौन सा अधिनियम आया जिससे गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है 1861, दूसरा है 1892, तीसरा है 1909 और चौथा है 1919 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। रैयतों के साथ
किसके साथ? रैयतों के साथ किया गया लगान संबंधी समझौता क्या कहलाता है? तो रैयतों का मतलब क्या होता है? रैयत का मतलब होता है किसान। क्या होता है? याद रखिए, क्या होता है इसका मतलब? किसान होता है। तो किसानों के साथ किया गया लगान संबंधी समझौता क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जमींदारी प्रथा, दूसरा ऑप्शन है रैयतवारी प्रथा, तीसरा ऑप्शन है महालवारी प्रथा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, रैयतवारी प्रथा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रैयतवारी प्रथा कुल ब्रिटिश भारत के डैश प्रतिशत क्षेत्र पर लागू किया गया था? तो रैयतवारी प्रथा कितने पर लागू था? ऑप्शन देखते हैं। 19%, 51%, 30% और 39%। तो ये कितने प्रतिशत लागू था? तो ये लागू था 51% क्षेत्रों पर लागू था। उसी टाइप से अगला प्रश्न है, रैयतवारी बंदोबस्त में कितने वर्षों में लगान को पुनः निर्धारित करने का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो इसमें रैयतवारी बंदोबस्त में 30 वर्षों में लगान को पुनः निर्धारित करने की बात कही गई थी। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन इसका हो जाएगा 30 वर्ष और आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवारी बंदोबस्त किन किन क्षेत्रों पर लागू की गई थी? तो रैयतवारी बंदोबस्त विशेषकर दक्षिण भारत में लागू की गई थी, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े भूस्वामी या जमींदार वर्ग का अनुपस्थिति था, इसलिए। देखते ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और तीसरा ऑप्शन है बम्बई, मद्रास और असम और चौथा ऑप्शन है गुजरात, पंजाब और मणिपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्रों पर रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया था। देखिए, ये कहा जाता है, ये टॉपिक जो है ना, ये है भू राजस्व व्यवस्था। क्या है? या ब्रिटिश आर्थिक नीति। इसके तहत, भू राजस्व व्यवस्था के तहत 3 व्यवस्था अपनाया गया था। इसको बोलते हम लोग जमींदारी प्रथा, उसके बाद रैयतवारी प्रथा और महालवारी प्रथा। क्या? महालवारी प्रथा। इसके तहत इसमें इस जमींदारी प्रथा में जमींदारों के साथ किया गया लगान संबंधी समझौता था, जो कि कुल ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत? 19%। कितना? 19%। उसी टाइप से रैयतवारी बंदोबस्त में ये किसानों के साथ किया गया था, तो कुल ब्रिटिश भारत का 51%। कितना? 51% क्षेत्र पर लागू किया गया था। और महालवारी प्रथा में ये गांव या महाल के जो मुखिया होता है या गांव होता है उसके साथ डायरेक्ट किया गया था लगान संबंधी समझौता, जो कि कुल ब्रिटिश भारत का जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 19 और 51 70 हो गया, प्लस जो बच गया शेष कितना बच गया? बच गया 30। तो 30% क्षेत्र पे ये ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के तहत लागू किया गया था। ब्रिटिश आर्थिक नीति का ये परिणाम था, जो कि आगे चल के भारतीय के लिए कुप्रथा या कुपरिणाम में परिवर्तित हो जाता है। धन्यवाद।